सेल्फ आशीष जैन, योर स्टॉक मार्केट ट्रेनर। आज शुरू करते हैं शिशु 3 वीडियो। तो शिशु 3 वीडियो में आज सबसे पहले हम देखेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट यानी डीमेटेरियलाइज्ड। यहाँ पर आपके जो शेयर्स हैं, जो फिजिकल शेयर्स हैं, उनको डीमेट फॉर्म में रखा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। तो ये डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए आपको कहाँ पर जाना होता है? एनएफडीएल और सीडीएसएल। एनएफडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जो डीमेट अकाउंट है आप एनएफडीएल या सीडीएसएल पे खुलवा सकते हैं। तो एनएफडीएल और सीडीएसएल पर कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, ये आपको नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, एनएफडीएल और सीडीएसएल के जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सब एजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं डीपी यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो आप इन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी ब्रोकर्स पे जा सकते हैं। तो ब्रोकर आपका डीमेट अकाउंट अपने यहाँ पर नहीं खोलेगा, आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा एनएफडीएल या फिर सीडीएसएल पर। तो एनएफडीएल या सीडीएसएल पर आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवाएंगे। उसके बाद आपने देखो डीमेट अकाउंट के अंदर सिर्फ शेयर्स रह सकते हैं, डीमेट अकाउंट के अंदर पैसे नहीं रह सकते। तो सब डीमेट अकाउंट खुलाने के साथ साथ ब्रोकर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा अपने यहाँ पर, और उसके अंदर पैसे जमा करेगा। उन पैसों के जब आप शेयर खरीदोगे तो उन ट्रेडिंग अकाउंट में से आपके पैसे निकाल लेगा और डीमेट अकाउंट में पैसों को, शेयर्स को ट्रांसफर कर देगा। तो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क है कि डीमेट अकाउंट में सिर्फ शेयर्स रह सकते हैं, डीमेट अकाउंट में पैसे नहीं रह सकते। जबकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो ब्रोकर अपने यहाँ पर खोलता है, उसके अंदर पैसे भी हो सकते हैं और शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई मेरे पास आए और मुझे कहे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो वो मुझे पैसे देगा। मान लो उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो मैंने उसके लिए 1000 शेयर खरीद लिए। तो वे शेयर कुछ दिन में अपने पास रख सकता हूं। अगर उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं तब तक अपने पास रख सकता हूं जब तक वो मुझे पूरे पैसे ना दे दे, और जब मुझे पूरे पैसे दे देगा उसके बाद मैं उसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ब्रोकर भी ऐसे ही करता है कि अगर आप पूरे पैसे दे देते हैं तो आपके जो शेयर्स हैं उनको T+2 डेज के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। T+2 डे का मतलब क्या होता है? T स्टैंड फॉर ट्रेडिंग डे। जिस दिन आप सौदा खरीद या बेच रहे हो उसको हम ट्रेडिंग डे कहते हैं। और जैसे मंडे को आपने कोई सौदा खरीदा या बेचा तो ट्यूसडे T+1 डे होगा और वेडनेसडे T+2 डे होगा। सैटरडे संडे हॉलीडे होती है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो अगर यहाँ पर जो टी डे होगा वो अगर फ्राइडे होगा, अगर टी डे यहाँ पर फ्राइडे होगा, तो अगर टी डे फ्राइडे है तो मंडे T+1 डे है और ट्यूसडे T+2 डे है। ठीक है, तो T+2 डे में यानी अगर आपने मंडे में शेयर खरीदे, अगर आपने फ्राइडे में शेयर बाई किए तो आपके अकाउंट में ट्यूसडे तक ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदे जाएंगे और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे खुला सकते हैं। जैसे ब्रोकर हैं जीरोधा, या जो ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ एशलर सिक्योरिटीज, इंडिया इन्फोलाइन, शेयर खान। तो किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका अपना सॉफ्टवेयर होगा।
SMC, मोतीलाल ओसवाल, एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं। अच्छा, एक और बात है, हर एक ब्रोकर का जो चार्ज करने का तरीका वो अलग है। कुछ ब्रोकर परसेंटेज बेस्ड चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर फिक्स्ड चार्ज करते हैं। तो कई बार आपको परसेंटेज बेस्ड में प्रॉफिट है, कई बार आपको फिक्स्ड में प्रॉफिट है। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो बेटर है कि आप परसेंटेज बेस्ड में लें, क्योंकि अगर 20 रुपीज़ भी फिक्स्ड होगा तो ये बहुत ज़्यादा होएगा अगर आपका जो सौदा है वो छोटा है तो। और अगर आप बाद में अगर आपका अगर आप काफ़ी बड़े ट्रेड करते हैं तो तब आप फिक्स्ड ब्रोकरेज में जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। आजकल जितने भी ब्रोकर्स जो आपका अकाउंट ओपन करते हैं वो सब आपसे पावर अटॉर्नी मांगने लगे हैं। तो पावर अटॉर्नी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने कोई शेयर अपने डीमेट अकाउंट में बाई किया है तो आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपने ब्रोकर को जब तक आपने ब्रोकर को पावर अटॉर्नी नहीं दी है। पावर अटॉर्नी यानी आपने ब्रोकर को अलाउ कर दिया कि ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट में से शेयर निकाल कर NSDL को या CDSL को दे दे। तो अगर आपको लगता है कि आपका ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट में से वो शेयर निकाल लेगा जो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर जारी कर सकता है। और इस इंस्ट्रक्शन स्लिप पर, जैसे चेक बुक पर आप उसको फिल करके सिग्नेचर करते हो, इसी तरीके से जब तक आप इंस्ट्रक्शन स्लिप भरकर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक ब्रोकर आपके शेयर नहीं बेच सकता, या आप खुद भी नहीं बेच सकते। आपको पहले स्लिप साइन करके ब्रोकर को देनी पड़ेगी, या फिर आपको पहले स्लिप देनी पड़ेगी कि ये शेयर मैं इस दिन बेचूंगा। तो अगर देखो अभी जितने भी ब्रोकर हैं वो सब काफ़ी बड़े ब्रोकर हैं और जनरली रेगुलेटेड है हर चीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफिक्र होकर पावर अटॉर्नी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद है एक्सपेंसिस। कौन कौन से एक्सपेंसिस है? तो सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो तो ब्रोकरेज ही है। तो ब्रोकरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। अभी जो बहुत मैक्सिमम कोई जो चार्ज कर रहा होगा, ऐसे तो कोई कुछ भी चार्ज कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर ब्रोकरेज आजकल चार्ज हो रही है वो है 0.1% ऑन डिलीवरी, यानी 0.1% से कम ब्रोकरेज आपको देनी है। अगर आपका कोई अकाउंट 0.1% पे खोले तो उससे खुला लेना, नहीं तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। डिलीवरी के लिए 0.1%। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मैक्सिमम ब्रोकरेज आजकल जो चल रही है वो है 0.01% इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं। और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में पर ऑप्शन के हिसाब से चलता है। तो जैसे हम चार्ज करते हैं, हम 15 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो कुछ ब्रोकर 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, कुछ उससे कम भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये ब्रोकरेज है। उसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% डिलीवरी पर, यानी मैक्सिमम ब्रोकरेज जितना है। FTT तो आपको देनी है ब्रोकरेज, यानी FTT से कम ब्रोकरेज आपकी है, ये FTT सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाती है। और 0.01% इंट्राडे या फ्यूचर्स में है। तो ज़्यादा घबराए मत, ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा नहीं बैठती। अगर आप 1 लाख रुपए के सौदे पर कैलकुलेट करेंगे 0.01%, तो 10 रुपए की ब्रोकरेज बैठेगी कुल। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा जो और खर्चे हैं वो है ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज वैसे तो किसी भी ट्रेड में जैसे इंट्राडे या डिलीवरी पर बहुत ज़्यादा नहीं है। डिलीवरी पर 0.05% ट्रांजैक्शन चार्ज है,
यानी डिलीवरी पर 0.1% आपका एसटीटी है और ये 0.05 मिलके इतना बनता है। और 0.05% बायर और सेलर के लिए ऑप्शन पर है, तो ये काफ़ी थोड़ा बैठ जाता है। पर ऑप्शन पर ये 3-4 रुपये करीब बैठ जाता है। उसके अलावा जीएसटी है, वो ये 18% के करीब जीएसटी है। जो भी आपकी ब्रोकरेज, जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए के सौदे पे कितनी 10 रुपये की ब्रोकरेज बैठी थी और 10 रुपये की एसटीटी समझ लो, और उसके बाद आपकी 5 रुपये की ट्रांजैक्शन चार्ज और सब कुछ समझ लो, तो 25 रुपये होगी। एसटीटी पर तो ये एसटीटी पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो 15 रुपये पर 18% का जीएसटी लगा लो, मतलब 20% लगा लो, 3 रुपये करीब, तो 28 रुपये का टोटल आपका 1 लाख रुपए के ट्रेड पर खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन, 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन मतलब 1 लाख रुपए में आपने 50,000 रुपये का सौदा बाई किया और 50,000 रुपये का सौदा आपने सेल किया। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो तब आपकी 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन बैठेगी, और अगर आपने 1 लाख रुपए का सौदा खरीदा, 1 लाख रुपए का सौदा बेचा, तो आपकी ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए की बैठ जाएगी। तो जो चार्जेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इंडेक्स समझ लेते हैं, इंडेक्स क्या है। तो 2 तरह के इंडेक्स हैं हमारे, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, और निफ्टी नेशनल इंडेक्स फॉर 50 स्टॉक्स। तो निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज हैं। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं। निफ्टी का जो बेस ईयर है 1995 है, यानी अगर निफ्टी का जो बेस है वो 1000 रुपीज़ का है, यानी आपने 1995 में अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो आज 2020 में आपके 10,000 रुपये हो गए, यानी 10 गुने पैसा हो गया आपका 25 साल में। जो बेस ईयर है वो 1000 है इसका। तो टॉप 50 कंपनीज में ये 1000 रुपया इन्वेस्टेड है वर्चुअली, और इस 1000 रुपये को ट्रैक किया जा रहा है कि ये कितना ग्रो हो रहा है। अभी तक ये करीब 10,500 के लगभग है और 12,500 तक मैक्सिमम जा चुका है। तो इन टॉप 50 कंपनियों में जो पैसा इन्वेस्ट किया उस वक्त वर्चुअली, वो किस तरीके से इन्वेस्ट किया? वो इन्वेस्ट किया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप का मतलब ये है कि जो कंपनी बड़ी है, यानी जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए का है, उसके अंदर उसी प्रोपोर्शन में पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और वोडाफोन आइडिया का अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए का है, तो 1,000 रुपये में से
अगर टोटल निफ्टी का जो वेटेज है, यानी निफ्टी के सभी स्टॉक्स की जो कीमत है टोटल, अगर निफ्टी के सभी स्टॉक्स की जो कीमत है वो 100 लाख करोड़ का वेटेज है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% का वेटेज है, 10 लाख करोड़ रुपए पे 10% का वेटेज है, तो 10,000 करोड़ रुपए की जो ये कंपनी है इसमें 0.1% का वेटेज होगा। यानी इस 1,000 रुपये में से 10 रुपया 100 रुपया इसमें लगाया होगा तो 10 रुपया मात्र इस कंपनी में लगाया होगा। यानी 50 कंपनियों में जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हर एक कंपनी में उसके मार्केट कैप के हिसाब से पैसा लगा है। जो टॉप की 5 कंपनियां हैं या जो टॉप की 10 कंपनीज हैं, 50% से ज़्यादा वेटेज उन्हीं कंपनियों का है निफ्टी के अंदर। यानी 50% उतार या चढ़ाव के लिए ये 50 जो टॉप की 5 या 10 कंपनियां ये हैं, और बाकी 50 कंपनियां जो बाकी की जो 40 कंपनीज हैं उनमें आधा पैसा उन कंपनीज में लगा है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसा लगाया हुआ है। तो ये इंडेक्स अगर आप निफ्टी खरीदना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप निफ्टी का ETF खरीद सकें, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। तो आप ETF खरीद सकें, या फिर आपको निफ्टी फ्यूचर में ही खरीदनी होगी। फ्यूचर में 75 का लोट है, यानी एटलीस्ट आपको 75 निफ्टी खरीदनी होगी।